नमस्कार दर्शकों, किसी भी क्षेत्र का समेकित विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोगों को रोजगार की क्या उपलब्धता है तथा वहां के प्रशासन को क्या राजस्व मिल रहा है, और इन दोनों ही पहलुओं को मुख्य रूप से देखता है वहां का उद्योग। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही उद्योग माने जाते हैं, एक है मत्स्यिकी और दूसरा है पर्यटन। तो आज फेस टू फेस के इस अंक में हम बात करेंगे द्वीपों में आज की स्थिति में क्या है पर्यटन का परिमाप और भावी क्या योजनाएं हो सकती हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि द्वीपों में पर्यटन और उभरे, लोगों को रोजगार मिले और प्रशासन को भी राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत मिले। इस पर विस्तार से चर्चा करने और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष श्री मोहम्मद एच जाडविर जी। नमस्कार। और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेंगे फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फोटो के अध्यक्ष श्री आर रत्नम जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जाडविर जी से जानना चाहेंगे, चूंकि आपने अंडमान में पर्यटन को अंकुरित होते हुए देखा है, तो आज की स्थिति में पर्यटन कहाँ है और आगे अगले 10 सालों में आप पर्यटन को कहाँ देखते हैं? धन्यवाद। पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। और ये आपने जो टॉपिक चूज किया है टूरिज्म का, बहुत ही महत्व रखता है, स्पेशली हमारे आइलैंड में। जैसा आपने कहा कि यहाँ में जो दो ही एक एवेन्यूज़ है, फिशरीज और टूरिज्म, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं जब बिजनेस में ज्वाइन किया और अंडमान में सेटल किया 1985 में, तो यहाँ में कलकत्ता से सिर्फ 2 फ्लाइट आती थी हफ्ता में जी। और आज 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्लाइट एक दिन में आता है। अच्छा। तो एक आइलैंड का जो डेवलपमेंट होता है टूरिज्म के लिए, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू रहता है कि आप कैसे पहुँचे। अगर पर्यटन को अंडमान देखना है तो उसको पहुँचना है, और यहाँ में टूरिज्म आइलैंड के हिसाब से जो हमारा डिस्टेंस है मेनलैंड से, जो हमारा डिस्टेंस है साउथ ईस्ट एशिया से, इस तरह का डिस्टेंस है कि आपको एक ही एवेन्यू है जो जिससे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जो एयर है। आपके पास ट्रेन सर्विस है नहीं, रोड सर्विस है नहीं, और जहाज का जो सर्विस है वो फीजिबल नहीं है। वो है फीजिबल दूसरे एक एंगल में क्रूज, जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहुंचने के लिए आपको एयर सर्विस चाहिए। तो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी इशू है। हमने 85 से आज तक काफ़ी डेवलपमेंट देखा, मैं नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट नहीं देखा। जहाँ 85 में हमारे यहाँ में गिने चुने 2-4 होटल्स हुआ करते थे, आज हमारे पास लगभग 4-5 हज़ार रूम का कैपेसिटी है। पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील और कुछ कुछ बाहर में नॉर्दर्न में भी। लास्ट ईयर प्री कोविड में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जो टूरिज्म का क्षेत्र में सुनामी एक लिंक, बहुत इम्पोर्टेंट फेज था। सुनामी के पहले हमारा फिगर था 1,30,000, दैट इज 2004 जी। सुनामी के बाद ये गिरकर 30,000 में पहुंच गया नेक्स्ट ईयर 2005 में। हम लोग रिकवर करके 2019-20 5 लाख पहुंच गए। 5 लाख टूरिस्ट हमारे यहाँ आते थे। एक बड़ा ट्रांजिशन है, बड़ा ट्रांजिशन। उसके बाद आ गया कोविड जी। अब कोविड के 2 साल में ये 5 लाख गिर के वापस लाख में आ गया, यथास्थिति में आ गया एकदम। जहां से हम लोग उभर के अब ये साल हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख तक प्री कोविड के लेवल तक पहुंच गए। मैंने इससे ये कह सकते हैं ना कि अंडमान में टूरिज्म का पोटेंशियल है, रिकवरी इतनी जल्दी नहीं। तो ये आज का डेट में ये सिचुएशन है कि हमारे 5 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा होटल का कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, एवरी क्षेत्र में, एवरी क्लास में है। हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है, हमारे यहाँ होम स्टेज हैं, हमारे यहाँ लॉजेज है, छोटे होटल्स है, 5 स्टार होटल ताज के लेवल के भी है। तो इस तरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आप देखे ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया। शिपिंग में भी, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी प्ले कर रहा है। तो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। लेकिन 10 इयर्स में मैं देखता हूँ कि मिनिमम ये 5 लाख का जो फिगर है 15 लाख पहुँचना चाहिए।
एवरी 5 years इट शुड डबल। ये विदाउट रीजन मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप हमारे नेबरहुड में देखें कि फुकेट जी में लास्ट ईयर का फिगर है 7 million, बोलने से 70 लाख। छोटा आइलैंड है, 70 लाख आ रहे। तो मेरा जो एम्बिशन है कि 5 लाख को 5 साल में 10 लाख करें और 10 साल में 15 लाख करें, इट इज वेरी वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। और वो हो सकता है, जिसके लिए हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पीपीपी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कनेक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ में कोई भी मतलब आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि अंडमान निकोबार का फ्यूचर पोटेंशियल इन टूरिज्म इज वेरी ब्राइट। बिल्कुल। जयवीर जी, आपने बात तो कही कि प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, पोटेंशियल भी है, बट रत्नम जी आपसे इनपुट जानना चाहूँगा कि अगर हम अंडमान निकोबार की परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3-4 पहलू ही दिखते हैं। एक तो है जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पे लोग जाते हैं, बीचेस विजिट कर लेते हैं, गेम फिशिंग कर लेते हैं, और अगर बहुत मन किया तो वाटर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। तो क्या हम अगर अपने को ये कहते हैं कि अगले 10 सालों में हम टूरिज्म सेक्टर को 5 गुना या 10 गुना करना चाहते हैं, तो क्या डेस्टिनेशंस और फैसिलिटीज भी बढ़ानी पड़ेंगी या इसी पे चल जाएगा? सर, अभी जो हमारे पास अवेलेबल ओपन आइलैंड्स है प्लस होटल्स जो भी है, वो अबाउट 5 लाख 6 लाख टूरिस्ट को तो बहुत इजीली कैटर करने का लायक है जी। एंड हमारे पास अभी जो अकोमोडेशन है, आप 1500 रुपीज़ में भी आज का डेट में कोई टूरिस्ट स्टे कर सकते हैं, 2.5 lakhs में भी स्टे कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बोला, वेरियस क्लासेस हमारा कवर हो जाता है। अभी अगर फ्यूचर में हम नंबर्स ज़्यादा चाहते हैं, प्लस सम सॉर्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ टूरिज्म भी लेके आना है, तो मेरा हिसाब से पहले डेस्टिनेशंस, अभी जो ऐसा पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील है, इससे थोड़ा आगे ओपन होना है, नंबर 1। नंबर 2, वो आइलैंड ओपन होने के लिए कनेक्टिविटीज बहुत बड़ा इशू है। पर्टिकुलरली अभी एक एग्जांपल हम डिग्लीपुर इटसेल्फ इज अ 2 days डेस्टिनेशन जी। सिर्फ डिग्लीपुर में 2 days आराम से स्टे करके देख सकते हैं, बट डिग्लीपुर जाने के लिए लोग तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ दैट 1 day रोड जर्नी। तो हमको रोड एक्सपीरियंस भी अच्छा देना, प्लस हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से भी उनको जाने का फैसिलिटी देना, ताकि 1 way वो हेलीकॉप्टर में चले जाएं, वापस आने के टाइम बाई रोड आएंगे, तो दोनों एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अदर थिंग इज, अंडमान को अभी हम लोग 1 time डेस्टिनेशन में प्रमोट कर रहे हैं। अभी जैसा ये 5 लाख टूरिस्ट जो हमारे पास जो डेटा है, इससे कम से कम अगर कोई ठीक से काम करेंगे तो 25% आदमी को तो दोबारा लेके आ सकते हैं। अच्छा। बट वो दोबारा कब आएगा, वो रिपीटेड टूरिस्ट हम लोग बोलते हैं, वो कब आएगा, सेम थिंग करने के लिए नहीं आएंगे वो, तो उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस देना है। तो मेरा थिंकिंग ये है कि अंडमान को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक साउथ अंडमान, एक नॉर्थ अंडमान, एंड साउथ अंडमान में आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल लॉन्ग आइलैंड है, हड बे है, ऐसा। तो सो दैट 5 days वो 3 times 5 days का टूर में आ सकता है। तो सेम टूरिस्ट है, 3 times आ रहा है, तो बिजनेस इज कमिंग बैक टू अंडमान। तो ऐसा करके हमारा नंबर्स जो सर जो 15 लाख टूरिस्ट जो बोल रहे हैं, वो बहुत इजीली अचीवेबल है, इंक्लूडिंग रिपीटेड टूरिस्ट एंड ऑल्सो न्यू टूरिस्ट। बिल्कुल। जयवीर जी, सर ने बताया कि हम 3 सेक्टर में उनके हिसाब से देखते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि पर्यटक ज़्यादा हों, तो डेफिनेटली हमें डेस्टिनेशंस नए करने पड़ेंगे, नए वेंचर्स लाने पड़ेंगे और कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप पुखेट की बात करते हैं तो वहाँ पे वैरायटी है उनके पास, जो शायद विश्व में कहीं पे ना मिले, तभी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो कैसे देखते हैं आप भविष्य को? देखिए, सबसे पहले लेट अस बी वेरी क्लियर दैट अंडमान निकोबार कैनॉट बी अ मास टूरिज्म डेस्टिनेशन जी, क्योंकि इसके बहुत लिमिटेशंस है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, आज के डेट में भी है और आगे भी रहेगा। देखिए, आप अगर कंपेयर करें हमको गोवा से या हिल स्टेशन से या कोई भी केरला से, वहाँ लोग को पहुँचने के लिए बहुत इजीली पहुँच जाते हैं, रोड से पहुँचते हैं, ट्रेन से पहुँचते हैं, बस से पहुँच जाते हैं। तो इट बिकम्स अ डेस्टिनेशन विच इज ओपन टू मास टूरिज्म। अंडमान में ये होगा नहीं, और ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑल्सो टू केटर टू ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट।
तो जब अगर हमको लिमिटेड टूरिस्ट आना है, जब हमारे दिल में यही है और कैपेसिटी के हिसाब से लिमिटेड आना है, तो हमको ये भी देखना होगा कि उनको इन कैश करें हम लोग। इन कैश इस तरह ना करें कि उनको आप फ्लीस करें या उनको मतलब ये करें, उनको फैसिलिटी ऐसा प्रोवाइड करें, ऐसा एक्सपीरियंस दे कि वो पैसा खर्चा करें यहाँ, और वो पैसा यहाँ में फिर अंडमान में घूमे और यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और रेवेन्यू भी जनरेट। सो इस तरह का सोच रखना चाहिए। रत्नम जी ने कहा यहाँ में 3 सेक्टर है, आइलैंड टूरिज्म एक हो जाएगा, एक साउथ अंडमान टूरिज्म हो जाएगा, एक नॉर्थ एंड मिडिल हो जाएगा। मैं तो उसको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये भी देखता हूँ कि हमारे निकोबार के आइलैंड्स जो है, कार निकोबार से लेके ग्रेट निकोबार तक, उसको भी खोलना चाहिए आज नहीं तो कल, विद द कंसेंट ऑफ द ट्राइबल्स। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके ऊपर थोपे टूरिज्म या कुछ भी, तो उसको वो सेक्टर में भी काफ़ी अट्रैक्शंस है, काफ़ी नेचुरल कल्चर है जो यहाँ में आपको अंडमान में मिलेगा भी नहीं, साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में नहीं मिलेगा, नॉर्थ में भी नहीं मिलेगा। तो जो कल्चर ऐसे क्या मेजर अट्रैक्शन देखिए, ट्राइबल कल्चर जो है उनके पास, जो निकोबारीज और ननकौड़ी के लोग के पास जो कल्चर है, आप अंडमान में तो मिक्स्ड कल्चर है, सब आदमी आके सेटल हुए हैं, मिक्स्ड कल्चर है, पूरा एक मिनी इंडिया हो गया। निकोबार में आप जाएंगे, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेलीगेशन के साथ काफ़ी दिन पहले, वहाँ में पिग फाइटिंग होता है, कैन्यू रेसिंग होता है, बीच में रेसलिंग होता है, कोकोनट क्लाइंबिंग एक्टिविटी होता है। उनके जो घर में रहने का जो सिस्टम है एकदम अलग है, रहन सहन। तो इस तरह का जो ट्राइबल कल्चर है, आप अगर दुनिया में आप जाएं और इंडिया में जाएं, राजस्थान में चौकीदानी करके एक तो जगह खुला है जिसमें वो राजस्थान का रूरल लाइफ को बताते हैं, उनका खाना पीना, एक्टिविटीज, ये सब बताते हैं। तो ये सब एक बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। ग्रेट निकोबार ले लीजिए आप, ग्रेट निकोबार जैसा आप और हम जानते हैं, पूरे इंडिया में भी नहीं जानते हैं कि दैट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। अब उसको सेल कर सकते हैं हम लोग कि आप सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया जाए। सो मैं तो वो भी एक सेक्टर को ऐड करना चाहता हूँ। दूसरा जो हाई वैल्यू टूरिस्ट जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ में एक लिव अबॉर्ड और मिनी क्रूज शिप्स चलाना पड़ेगा। अच्छा, जो पोर्ट ब्लेयर से चले 4-5 दिन आदमी लोग शिप में रहे उतरे और घूमे, उतरे दिन में उतरे। आज एक आइलैंड को देखने के लिए बेस्ट वे इज टू सी फ्रॉम द शिप। अगर आप होटल में या रिसोर्ट में रुक गए हैं तो आपको तो वो रिसोर्ट का कंफर्ट तो मिलेगा और बीच का कंफर्ट मिलेगा, पर आप शिप में नहीं जा सकेंगे या आइलैंड को बाहर से देख नहीं सकेंगे। अगर आप शिप में, छोटे शिप में, बड़े शिप में बैठ के आप क्रूज करें पूरे आइलैंड्स में, तो तब ब्यूटी आपको समझ में आएगा। आप गेम फिशिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, बहुत वाटर के एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और नए नए आइलैंड को आप देख सकते हैं। पिछली बार मैं बताऊं, कुछ समय पहले बैरल आइलैंड जब इरप्ट हुआ था तब भी वो एक डेस्टिनेशन बना था। करेक्ट। अब वोल्केनो हमारे पास इंडिया में कहाँ है जी, तो उसको देखना चाहेंगे आदमी लोग। एक अगर आप पोर्टफोलियो बनाएं तो हमारे अंडमान में अगर नॉर्थ से साउथ अगर हम लोग देखें तो आप बहुत एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बहुत अट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे डाइविंग का, वाटर स्पोर्ट्स का आप बता रहे थे, बर्ड वॉचिंग इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी मतलब नीश सेगमेंट बोलते हैं हम लोग। बर्ड वॉचर्स बहुत है, हम देखे हैं, रत्नम जी भी जानते होंगे कि स्पेशली बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं और कुछ देखते भी नहीं है उन लोग। बर्ड वॉचिंग हम, क्योंकि हमारे पास 85-90% तो फॉरेस्ट है, तो ये फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस जो है आपको नॉट मेनी आइलैंड्स कैन ऑफर। तो ये हो गया एक तो ट्रैकिंग हो गया। फिर आपके पास एक दिगलीपुर में आपके पास हिल है, सैडल पीक, माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं। उसकी मैं बात करना चाहता था, उस तरफ मैं ध्यान देना चाहता था कि जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन की, तो मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया कि ऐतिहासिक स्थल देख लिए, हम बीचेस में चले गए, हम थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स कर लिए, लेकिन नेचर टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ किया जा सकता है। रत्नम जी। सर, ये सर का पॉइंट से ही रिलेटेड है, प्लस आपका नेचर टूरिज्म भी इस पे कवर होता। जैसा एक जो है कम्युनिटी टूरिज्म होता है सर जी, वो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा कम्युनिटी। जैसा अभी निकोबार में आप पूछें क्या करेंगे, सो तमिलनाडु में ऊटी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट उसमें एक यूरुलर बोल के एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उधर जाके लोग रुकते हैं। तो कम्युनिटी का साथ ही उन लोग 2 दिन 3 दिन रहते हैं। सेम हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी ये सेम कॉन्सेप्ट है।
तो ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च करने से क्या है, एक तो कम्युनिटी को डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, नंबर 2 उनका आसपास को उन लोग प्रोटेक्टेड वे में दिखाएंगे तो नेचर इज नॉट डिस्टर्ब, और वहाँ का लोगों को जितना नेचर पता है जो हिडन अच्छा स्पॉट्स है वो हम लोग किसी को पता नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लस ये जो हाई एंड टूरिज्म को भी लेके आएगा, हाई एंड इन द सेंस हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू पेइंग कस्टमर्स है वो भी आएंगे, प्लस अपना वॉल्यूम भी जो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी अपना कल्चर एंड इकोलॉजी, किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करके हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और नंबर 2 ये जो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्टिकुलरली डाइविंग जी, अंडमान में ऐसा अच्छा डाइव स्पॉट्स है जो हम इसको एक प्रीमियम डाइविंग डेस्टिनेशन में लेके जा सकते हैं अगर इसको प्रॉपरली हम करेंगे। तो अभी जो डाइविंग चल रहा है वो तो शोर डाइविंग चल रहा है, वो ठीक है, एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए, जो हम पानी कभी देखे नहीं है, टच नहीं किए, हम लोगों के लिए ठीक है। मोस्टली कंसर्न टू कोरल्स, मेरे में अगर कोस्टल डाइविंग करें तो कोरल्स देखने के लिए लोग, डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत कम ही लोग, डाइविंग एक्सपीरियंस मिलता है उसमें, मतलब वो डिफरेंट सेगमेंट है, उनको उतना बस है, और वो होना भी चाहिए, ये नहीं है कि वो नहीं होना करके है, वो होना भी चाहिए। बट अदर ये प्रीमियम डाइवर्स है जो आएंगे, जैसा मैंने एक एग्जांपल है, बिफोर 15-16 ईयर्स रशियन ग्रुप्स हमारे पास आता था जी, हैवलॉक में जाके 20-20, 25-25 दिन रहेंगे, अच्छा, एवरी डे डाइविंग, अच्छा, 10-10 आदमी, एक आदमी 2 डाइविंग करेगा, वो टाइम में 8,000 रुपया पर डाइविंग, बिफोर 10-15 ईयर्स। तो आज का डेट में वो नहीं है हमारे पास। तो उसका बॉटल नेक्स क्या है आइडेंटिफाई करके, अगर हम लोग मिलके काम करके इसको बॉटल नेक्स आइडेंटिफाई करके ठीक करेंगे तो उसमें एक बड़ा पोटेंशियल है। हाई पेइंग कस्टमर्स भी आ रहे हैं एंड एक निश सेगमेंट का नाम से अंडमान प्रमोट हो रहा है। इवन हम लोगों ने अंडमान को कैपिटल ऑफ डाइविंग इन इंडिया करके भी हम लोग प्रमोट करने शुरू किए। 2 चीज हमने प्रमोट किए, एक जो है डिजिटल डिटॉक्स और एक कैपिटल फॉर डाइविंग। तो ये दोनों, अभी डिजिटल डिटॉक्स तो खत्म हो गया, वो ठीक है, अभी का रिक्वायरमेंट में वो चाहिए भी नहीं है, बट ये डाइविंग एक अच्छा फ्यूचर है उसमें। उस पहलू को मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहूँगा, जो रशियंस का जो इन्होंने बात किया, ये एक वीकनेस जो हमारे पास है उसको हम लोग को दूर करना है। आज हम जो फिगर बताएं आपके 5 लाख टूरिस्ट, उसमें से सिर्फ 15,000 बाहर के हैं, अच्छा, फॉरेनर्स, बाकी 4,70,000-80,000 आर इंडियंस। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। देखिए, आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाना है अपने देश के लिए, अपने आइलैंड्स के लिए, तो फॉरेनर्स आना बहुत ज़रूरी है। इसको हम करेक्ट करना है और ये बहुत इजीली करेक्ट होगा। हमारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश अगर हो जाए तो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर, जो हॉटस्पॉट है टूरिज्म के लिए और जिनका पूरे वर्ल्ड वाइड से कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, अगर हम लोग ये इस्टेब्लिश कर सके इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, तो हमारा टूरिस्ट का जो फॉरेनर्स का फिगर बढ़ेगा। जैसा वो फॉरेनर्स का फिगर बढ़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली द क्वालिटी एंड द रेवेन्यू विल गो अप। एंड फॉरेनर्स आर वेरी डिमांडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे इंडियंस अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आर नॉट वेरी डिमांडिंग। अभी चेंज हो रहा है, लेकिन उनको मतलब एक एक्सपीरियंस है, रोज एक बीच में जाना, ये करना। फॉरेनर्स आर वेरी डिमांडिंग, दे विल लाइक टू गो टू बैरन आइलैंड, दे विल लाइक टू डू फिशिंग, वो एडवेंचर ज्यादा चाहते हैं और एक्सपीरियंस चाहते हैं, बजाय वो एडवेंचर चाहते हैं। उनको लग्जरी भी नहीं चाहिए, उनको बेसिक भी अगर आपको अकोमोडेशन मिले, पर उनको एक्सपीरियंस चाहिए। दे विल स्टे लॉन्गर, जैसा ये बोले कि 10 दिन रहेंगे। मुझे याद है कि पहले जब फॉरेनर्स का काफी मतलब ये बैकपैकर्स आते थे, वो 1-1 महीना रहते थे अंडमान में, खर्चा बहुत कम करते थे बिकॉज दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट, बट दे यूज्ड टू स्टे हियर फॉर अ मंथ। सो यू नो दिस काइंड ऑफ लॉन्ग स्टे टूरिस्ट है। फिर हम लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसा केरला वाले ने ऐड किया कि आज के डेट में अंडमान में पोल्यूशन फ्री है, सो हेल्थ वाइज यू आर सो मच बेटर। आज सिटीज में आपके पास इतने पोल्यूशन है, यू गेट फ्री एयर, मतलब एयर एकदम क्लीन एयर मिल रहा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स चालू कर सकते हैं, तो हम लोग का जो इंडियन वे ऑफ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, उस तरह का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत कुछ वैल्यू एडिशन जो बोलते हैं हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में, अपसेल बोलते हैं कि अगर एक आदमी आया है
बेसिक ये लेने आया है तो उसको अपसेल करके आप ऊपर का कुछ सामान दो, दे दीजिए। तो ताकि आपका रेवेन्यू भी बढ़े और आइलैंड का भी ग्रोथ हो। सर, जब आपने एडवेंचर टूरिज्म की बात की तो मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि लिटिल अंडमान जो हडबे है वहां पे वाटर सर्फिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप माना जाता है, एब्सोल्युटली, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया, और वो भी फॉरेनर्स लोग ने डिस्कवर किया है जी। मैं कुछ साल पहले, कोविड पहले एक बार हडबे गया था तो देखें कि पूरा बड़े बड़े स्की बोर्ड लेके जो सर्फ बोर्ड्स बोलते हैं, बहुत 10-15 फॉरेनर्स थे एंड दे हैव एंड ये सब मतलब बहुत बहुत यूनिक चीज है जिसके लिए लोग, जैसा फिशिंग में आप देखिए यूरोप से आदमी आ रहा है 10 दिन के लिए गेम फिशिंग कर रहा है, सुबह उठ के बोट में बैठता है, गेम फिशिंग के लिए जाता है, रात को आता है, वापस नेक्स्ट डे जाता है। सो दीज आर वेरी हाई वैल्यू एंड वेरी नीश, और इसको हम लोग को प्रमोट करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू, उसको अचीव कर सके हम लोग। लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्लस केवल डेस्टिनेशन विजिट की तरह ना रखें, एडवेंचर्स ज्यादा है, करेक्ट, एक्टिविटीज हो, एक्सपीरियंस हो, और जैसा आपने पहले कहा था कि हेरिटेज टूरिज्म, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, वी शुड नॉट इग्नोर। सेलुलर जेल है हमारा, रॉस आइलैंड है, इस तरह का जो हेरिटेज टूरिज्म, उसको भी हम लोग डेवलप करके अट्रैक्टिव बनाना है। कुछ दूसरे अट्रैक्शंस भी नहीं, इन सब चीजों से क्या होता है ना कि हेरिटेज टूरिज्म से कि हमारा पेट्रियोटिज्म जो जुड़ा हुआ है, जो लोग आते हैं, जो नेशनल राष्ट्र प्रेम की भावना जो जागृत होती है कि अंडमान कहाँ था, कहाँ पहुंचा है और किस दिक्कतों के और मशक्कतों को झेलने के बाद देश आजाद हुई, तो एक इतिहास तो जरूर बताता है। तो जो लोग आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, हिस्सा है हमारे द्वीपों का। और जैसा आप लोगों ने कहा कि कार निकोबार को एक्सप्लोर करने की बात है, तो मेरे ख्याल से वो वल्नरेबिलिटी ऑफ एसटीज का एक कंसर्न होगा शायद। जी, जैसा मैंने पहले कहा विद कॉशन कि निकोबारीज या ननकौड़ी के लोग को कंसेंट में लेके, उनको अपने ऑन बोर्ड लेके, उनका कंसेंट से किस तरह का करना है वो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट इन्फोर्स एनीथिंग ऑन देम बिकॉज वनरेबिलिटी है, तो इसलिए उसको डे टूरिज्म शुरू कर सकते हैं, क्रूज शिप्स जाके वहां रुक सकते हैं सुबह से शाम, पहला स्टेज क्रूज शिप वाला ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि जब लोग स्टे करेंगे तभी उनकी वनरेबिलिटी ज्यादा होता है, तो एक स्टेजेस में करना पड़ेगा आपको। वी कैन नॉट इन्फोर्स एनीथिंग ऑन दैट, बट ये भी जरूरी है कि दी निकोबार की पॉपुलेशन है वो भी मेन स्ट्रीम में आए, क्योंकि आज उन लोग काफ़ी सुनामी के बाद शिफ्ट होके पोर्ट ब्लेयर भी आ गए हैं, तो उन लोग देखते हैं कि टूरिज्म का लाभ मिलता है। आज आपका हैवलॉक और नील और इस तरह का आइलैंड्स में वहाँ के रेसिडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। आई मीन दे आर एम्प्लॉयड इन टूरिज्म, नहीं तो सब गवर्नमेंट जॉब ढूंढते रहेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट में मेरा कंसर्न काफ़ी सीरियस है कि हम लोग यहाँ में डेवलपमेंट करते हैं, एक तो रेवेन्यू जनरेशन हो और एम्प्लॉयमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट में आज के डेट में टूरिज्म इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट मे बी मोर ऑल्सो 50 to 60% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड, राइट? सो वी आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड पीपल टू रन आवर एस्टेब्लिशमेंट। वो एक्सपर्टाइज की वजह से, एक्सपर्टाइज भी हो और स्किल्स भी हो, और यहाँ में लोग नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ के लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट, वेदर इट इज अ शिपिंग कंपनी और टूरिस्ट कंपनी और टूर ऑपरेटर और होटल ऑपरेटर और रेस्टोरेंट ऑपरेटर, हम लोग चाहते हैं कि लोकल से लोग मिले ताकि हम लोग का कॉस्ट कम हो। अगर हम मेनलैंड से कोई को लाए हैं तो हमको उसको लाना पड़ता है, उसको अकोमोडेशन देना पड़ता है, और जब भी वो बाहर से आता है तो उसको ज़्यादा पैसा भी पूछते हैं। तो वी आर ऑल्सो वांटिंग कि लोकल पीपल शुड बी डेवलप्ड। तो इसके लिए हम लोग को चैलेंज ये है मिलकर गवर्नमेंट के साथ कि स्किल डेवलपमेंट हो ताकि वी गेट मोर पीपल टू बी एम्प्लॉयड। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर इस तरह चलते रहेगा तो बाहर के लोग यहाँ में आके सेटल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज अगर होटल चलाना है तो आपको एक क्वालिफाइड शेफ चाहिए, क्वालिफाइड स्टीवर्ड्स चाहिए, क्वालिफाइड हाउसकीपर चाहिए। तो आस्ते आस्ते ये ट्रांजिशन पीरियड है। आई एम श्योर कि वी विल गो थ्रू दिस पीरियड। एवरीवेयर आप देखें इंडिया में ऐसे ही होता है कि जहाँ में लोग को डेवलपमेंट कम है वहाँ से लोग
सिटीज में तरफ आते move कर हैं। जाते हैं। तो इस तरह से चलेगा, पर हम लोग को इसको लोकल्स को प्रिफर करके इसको स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। समय काफी कम है, लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, इवनिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे शाम के समय लोग जो पर्यटक आते हैं उनके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्या इसमें आप दोनों से चाहूंगा कि संक्षिप्त में ही अपना इनपुट दें कि क्या इवनिंग डेस्टिनेशंस बन सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है? नहीं, जरूर बन सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी कंसर्न है कि वी डोंट वांट टू बी अ फुकेट। जी, मैं अब जिसमें नाइट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट, तो हम लोग को एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपने सही कहा कि टूरिस्ट को भी इवनिंग में रिलैक्स करना, कहीं एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और सभी डेस्टिनेशन में ये होता है। आज के डेट में हम लोग के पास ये कमी है, 2-3 चीज़ी एक्टिविटीज़ है। एक सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड देख लो, या रॉस आइलैंड में नाइट एंड साउंड देख लो, या इवनिंग का क्रूज कर लो, डिनर क्रूज या कुछ कर लो, इस तरह का है। हैवलॉक में भी बहुत लिमिटेड है, कोई गुड रेस्टोरेंट्स आर देयर, कुछ बार्स है, कुछ इस तरह का है। इस पर हम लोग, आपने सही पॉइंट आउट किया कि इवनिंग का एंटरटेनमेंट भी हम लोग को एक प्लान्ड वे में डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि शाम के टाइम में, रात के टाइम में लोगों को एक्टिविटी मिले। लेकिन वी मस्ट नॉट ओवर डू इट। वी डोंट वांट टू बी नाइट लाइफ डेस्टिनेशन टोटली। हमें ध्यान रखना होगा कि ध्यान हम कहाँ रख तक जा के, सकते हैं। कंट्रोल करके उसको, क्योंकि ये सब चीज बहुत जल्दी हाथ से निकल भी जाता है। तो इसीलिए वी कैन नॉट बिकम अ गोवा और वी कैन नॉट बिकम अ Phuket. So we have to see, but provided we provide good clean entertainment for the visiting people. मतलब विकास हो, लेकिन हमारी व्यवस्था जो अभी है वो खराब ना हो। हाँ। रत्नम जी, छोटा सा इनपुट और चाहूँगा कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मध्योत्तर अंडमान में जो पर्यटन विकसित नहीं हो पाया, शायद उतना जितना होना चाहिए था, तो क्या आप मानते हैं कि रोड कनेक्टिविटी या फिर एयर कनेक्टिविटी या फिर सी कनेक्टिविटी, इसमें कहीं कुछ कमी रह गई? सी कनेक्टिविटी अगर हम वॉल्यूम में करना चाहते हैं तो सी कनेक्टिविटी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, बट रोड कनेक्टिविटी एंड एयर कनेक्टिविटी ये जो है बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएगा विथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जितना होटल्स है उतना बस है, ऑटोमेटिकली जब डेस्टिनेशन डेवलप होगा तो होटल्स आएंगे, बट टू स्टार्ट विथ तो इससे एक अच्छा शुरुआत होगा। जब हमारा सी प्लेन चल रहा था डिगलीपुर के लिए, हमने क्वालिटी टूरिस्ट भेज रहा था, अभी हमारे पास एक भी नहीं है डिगलीपुर जाने के लिए। तो ये स्टार्ट विथ सी एनी एयर कनेक्टिविटी एंड गुड रोड कनेक्टिविटी। बिल्कुल। तो ये परिचर्चा और लंबी जा सकती थी, लेकिन समय का कमी है हमारे लिए। तो संक्षिप्त में आप लोगों से कुछ आपकी राय या आपका संदेश जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए? नहीं, संदेश तो यही है कि टूरिज्म जो है एक एंटरप्रेनर्स के मतलब लिमिटेड नहीं है, एक कल्चर डेवलप होना होगा। इवन द लास्ट मैन इन द स्ट्रीट शुड फील दैट ही इज गेटिंग बेनिफिट, तब जाके ये एक कल्चर बनेगा, ताकि वो पर्यटन जो आ रहा है उसको एक लास्ट मैन इन द स्ट्रीट भी ऐसा बिहेव करे कि ये मेरा मेहमान है जी। ये सिर्फ होटल वाले का काम नहीं है, सिर्फ टूर ऑपरेटर का काम नहीं है, ये पूरे हमारे अंडमान के जितने लोग हैं सभी इन्वॉल्व होना होगा, तब जाके ये फीलिंग आएगा कि भाई ये अंडमान निकोबार में टूरिज्म का एक कल्चर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके प्रोग्राम के थ्रू से मैं सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टूरिज्म को डेवलप करना, ताकि हमारा गवर्नमेंट के लिए, तो हमारा देश के लिए रेवेन्यू जनरेट हो, यहाँ के बच्चे लोग के लिए एक एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप मिले, और इसके लिए हम लोग सभी को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है। रत्नम जी, ये सर जो बोला वो पॉइंट में तो एकदम मैं अग्रीड हूँ। एडिशनली यहाँ पे अभी जो आइलैंड का जो लोगों है, हम लोग सब क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ जाते हैं रिलेटेड टू टूरिज्म, जैसा कार खुद रख के चलाना या टूर ऑपरेटर बनना या रेस्टोरेंट खोलना, ये सब में आते हैं। बट वही चीज़ एम्प्लॉयमेंट में आगे नहीं आते। अगर सेम टूरिज्म इंडस्ट्री में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आता है तो उसमें आगे नहीं आते।
तो अपना सॉफ्ट स्किल्स में थोड़ा ध्यान दे के अगर आगे आएंगे तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, एंड ऑटोमेटिकली अपना जो भी टूरिज्म का बेनिफिट है वो लास्ट मैन तक जाएगा। एक एग्जांपल है, अभी अपना एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम के पास और पोस्ट ऑफिस के पास वो जो डाब जो बिक्री करता है, वो एक लाइव एग्जांपल है। लास्ट माइल में जो बेनिफिट हो रहा है, मतलब हर एक बंदे को फायदा हर एक मिले, बंदे को उसको लगे कि मैं इसका हिस्सा हिस्सा हूँ हूँ। और मेरे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन से ये पर्यटन आगे बढ़ रहा है। और इसमें ये बहुत जरूरी है जो रत्नम जी ने कहा, लास्ट माइल तो है ही, और सबको इन्वॉल्व बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा ना तो उसमें बहुत बिकॉज टूरिज्म के साथ देखिए 2-3 नेगेटिव्स है। जितना टूरिज्म बढ़ेगा, एक कॉमन मैन का क्या होता है कि उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है। जी। बाजार में उसको शॉपिंग करने जाता है तो मच्छी का दाम बढ़ जाता है, जी। क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, जी। होटल वाले ले रहे हैं, सब्जी का दाम बढ़ा रहेगा, तो ये नेगेटिव्स उसको फील होगा। लेकिन उसको बेनिफिट उसके साथ में उसको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि क्या बेनिफिट होता है। तो ये एक बार बहुत डिबेटेबल है कि कभी कभी कॉमन मैन फील्स दैट ये टूरिस्ट आ गए हैं तो हमको इग्नोर हो रहा है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज। मैंने इसको ये लगा कि मुझे कहीं फायदा मिला और हाँ, तब यहाँ पे नुकसान है तो करेक्ट, बैलेंस हो जाता है, उसको नुकसान तो नहीं लगे सही, कि सही। पॉकेट से कुछ ज्यादा चला गया। दर्शकों कहते हैं कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि हम आज कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, और अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो वहां तक हम कैसे पहुंचे। और इस परिचर्चा में हमने यही जानने की कोशिश की कि हम पर्यटन को अगले 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं और वहाँ उस स्थान तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अगर कुछ बाधाएं हैं तो कैसे आपस में मिल बैठकर, बांटकर, समझकर, बात करते हुए उसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो जाटवेद जी, रत्नम जी, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और चूंकि आप लोग अनुभवी हैं इस क्षेत्र के, आपका सुझाव बहुत मायने रखता है। उम्मीद करते हैं कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं, जैसा आप लोगों का विजन है, अगले 10 सालों में पर्यटन एक नए आयाम को छुएगा, द्वीपों में राजस्व आएगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस परिचर्चा में आने के लिए और इस अर्थपूर्ण बातचीत के लिए आप दोनों का दर्शकों की ओर से और दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।